नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ वर्षों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। इस मूवी में कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जिहादियों के द्वारा हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को घर से निकाल दिया गया, उनकी बेटियों का रेप किया गया, महिलाओं को रोक कर उनका हलाला करके, उनका धर्मांतरण करके, ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके, उनके साथ बलात्कार करके जो अत्याचार किया गया कश्मीर फाइल्स में, उसके बारे में बात करी गई थी। वो जो फिल्म जब वो रिलीज हुई थी तो काफ़ी लोगों के स्थान विशेष में एक ऐसी आग लगी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसकी ऊर्जा का जो उसका जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा था, इतना गर्म था कि हमारे सूर्य देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो गए थे कि मैं पूरे ब्रह्मांड को टेम्परेचर देता हूँ, गर्मी देता हूँ, रोशनी देता हूँ, पर तुम लोगों के स्थान विशेष में सच्चाई दिखाने के बाद जिस तरीके की आग लगी है, जिस तरीके का टेम्परेचर, जिस तरीके की ज्वाला उठी है, मैं भी उसके आगे नतमस्तक हूँ। ये कश्मीर फाइल्स के टाइम पे हुआ था। इस मूवी को जब मैंने देखा था तो मैंने उसके बारे में बात भी करी थी। किन परिस्थितियों में मैंने उस मूवी को देखा था, मेरा क्या रिएक्शन था, उसके बारे में बात करी थी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। ये वो समय था जब मैंने विवेक अग्निहोत्री सर के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये वो समय है जब अनुपम खेर की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। हर किसी ने फॉर ऑब्वियस रीजंस अनुपम खेर की दिल खोल कर तारीफ करी थी कि जिस तरीके का किरदार उन्होंने इस मूवी के अंदर निभाया था, जिस तरीके की एक्टिंग का एक एक स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया था, उसको देख के फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आश्चर्यचकित रह गया था कि कोई इंसान इस तरीके की कलाकारी कैसे कर सकता है। हैविंग सेड दैट, मैंने जब इस मूवी को देखा था तो उस मूवी को देखने के बाद मैंने एक और इंसान की तारीफ करी थी और उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। अनुपम खेर की अच्छी अदाकारी में विवेक अग्निहोत्री को जो लाइमलाइट मिली उस दरमियान में, और दर्शन जो मेन हीरो थे इस फिल्म के, उनकी अदाकारी जो कि अच्छी थी, उन सब चीज़ों के बीच में एक इंसान के बारे में लोगों ने बात नहीं करी ज़्यादा, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का रोल इस मूवी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अदाकारी बहुत ही उच्च स्तर की थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो क्रेडिट मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में मिलना चाहिए था, जो पब्लिसिटी, जो नाम उनका होना चाहिए था, उतना उनको नहीं मिला। फास्ट फॉरवर्ड 2025, अब आया बंगाल फाइल्स का ट्रेलर, उसका टीजर, और उसमें एक बारी फिर से जिस तरीके की भूमिका में और जिस तरीके के रूप में, जिस तरीके की अदाकारी प्रस्तुत करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को इस ट्रेलर में पाया गया है, मैं एक बारी फिर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ही इज़ गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर दीज फिल्म्स। मिथुन चक्रवर्ती को हमेशा इन फिल्मों के लिए याद रखा जाएगा। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस ट्रेलर में देखने को मिल रही है, वो जब आप थिएटर में देखोगे, अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, देन फ्रैंकली स्पीकिंग या तो आप ह्यूमन नहीं हो, या आपके दिल में उन हिंदुओं के लिए एक कौड़ी भी, एक रत्ती भर की भी कोई संवेदना नहीं है, जिनको दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है अपने ही देश में। इस वीडियो में मैं इसी इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ, उनके उन डांसिंग मूव्स के अलावा उनके उस स्ट्रगल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर और दादा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफ़र 5 दशक से भी ज़्यादा का है। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, एक बिजनेसमैन भी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, पॉलिटिक्स में भी जुड़ चुके हैं अब। और नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने के बाद भी, मतलब नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी उनको किस तरीके से एक पत्रकार को ये कहना पड़ा कि इंटरव्यू दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या थी, उसको सुन के भी आपके आंखों में आंसू आने चाहिए। एंड यू शुड एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इनकी डेडिकेशन के लिए, इनकी लगन के लिए, और इनका जो काम है जिसके प्रति ये अपने जीवन को समर्पित किया था इन्होंने, उस रीज़न को जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं सही तरीके से आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती के इन सारे किस्सों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, सारी वो कहानियाँ बताऊँगा, इनकी स्ट्रगल की कहानी बताऊँगा, किस तरीके से पारिवारिक बोझ को इनको उठाना पड़ा और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को संभाला। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू मिथुन चक्रवर्ती। पर उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब ने एक नया बेटा वर्जन ऑफ फंक्शनैलिटी एक्टिव किया है, जहाँ पे जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो तो हाइप नाम का एक पॉपअप आता है मेरे ख्याल में, जिसका इस्तेमाल करने से आप वीडियो को
ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम हिंदुओं के बारे में बात करते रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, सपोर्ट हम लोगों को काफ़ी कम मिलता है पलट के। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वो पॉपअप दिखाई देता है तो कृपया करके उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का भी लिंक है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, आप उसके थ्रू भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू कांट डू इट, आपका यहाँ पे उपस्थित होना, आपका इस वीडियो को देखना, ये ही बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते, अब जानने की कोशिश करते हैं मिथुन चक्रवर्ती वो एनिग्मा कौन है जिसको प्रॉपर रिकग्निशन आज तक नहीं मिला। एंड आई होप कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के बाद और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों के बाद उनको वो रिकग्निशन मिले जिसके वो हकदार हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता था कि मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम एक्चुअली में मिथुन चक्रवर्ती है ही नहीं? उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है और इनका जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में दो भाइयों के बीच में हुआ था। यानी दो भाई थे जिसमें मिथुन चक्रवर्ती छोटे थे, तो ऑब्वियसली उसी तरीके का व्यवहार था, उसी तरीके से बेबाकी से ज़िंदगी को जीते थे जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बेटे जो होते हैं, वो उसी तरीके से जीते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी अपने घर का छोटा बेटा हूँ एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बेबाकी वाली ज़िंदगी हमारी भी नहीं है। अब जवानी के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती और गौरांग चक्रवर्ती जो है, उनका झुकाव जो है नक्सली विचारधारा की तरफ रहता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री सर का भी था। अगर आप बाद में वो पॉडकास्ट देखोगे जो मैंने उनके साथ किया था, उसमें आपको ये रियलाइज होगा जहाँ पे उन्होंने शेयर किया था इस इन्फॉर्मेशन को कि ही वॉज अ बिग टाइम सपोर्टर ऑफ नक्सलिज्म। यही मिथुन चक्रवर्ती का भी था। नक्सल्स की तरफ इनकी विचारधारा थी, इनका लीनिंग था। और उस समय बंगाल में जो नक्सल मूवमेंट था वो बहुत ही अपने प्राइम पे था बेसिकली। और इन्हीं संगत में आके मिथुन चक्रवर्ती जी जो भी हैं वो भी बन गए नक्सलवादी। घर परिवार छोड़ दिया और नक्सल्स के साथ जंगल जंगल घूमने लगे और सरकार के अगेंस्ट में बंदूक उठा ली थी। ये इनकी जीवन की शुरुआत हुई थी इस तरीके से, इनका एक्सपोजर आउटसाइड ऑफ द फैमिली। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है और जिस तरीके की डायरेक्शन में आपको जाना होता है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, और यही हुआ। पुलिस ने जब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करी तो मिथुन को भी अपने साथियों के साथ छुपना पड़ा और कई महीनों तक ये छुपन छुपाई का खेल जो है चलता रहा। और मिथुन चक्रवर्ती हालांकि फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीटली एक्टिव कि सरकार के अगेंस्ट वो जो करना चाहते थे, उनको छुप के ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा था उनको। लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक मोड़ आने वाला है। और वो मोड़ था कि इस छुपन छिपाई के खेल के दौरान मिथुन चक्रवर्ती के जो बड़े भाई थे उनकी करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। विचित्र है ना कहानी, करंट लगने से बड़े भाई की मौत हो जाती है और घर के हालात जो है ख़राब हो जाते हैं। परिवार अकेला पड़ गया था। मिथुन अपने परिवार के लिए नक्सलवादी का त्याग करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी का बोझ जो है वो अपने कम उम्र के कंधों के ऊपर डाल लेते हैं। और परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डालने के बाद हिज लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज। हिज लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज, पर वो चेंज जो है ईजिली नहीं आने वाला था। ये जो शान और शौकत और ये जो शोहरत आपको मिथुन चक्रवर्ती के भी दिखाई दे रही है, उसके लिए उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। पापड़ इसलिए बेलने पड़े थे क्योंकि आपको जब अपने परिवार का साथ देना होता है, उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो ऐसे कई क्षण आते हैं जहाँ पे भगवान आपकी परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा में आप कितना अपने आप को स्ट्रांगली आप खड़े होकर उन कठिन समय का सामना कर पाते हो, वो डिसाइड करता है कि आगे आपकी ज़िंदगी में किस तरीके का रुख, किस तरीके का मोड़ आपकी ज़िंदगी लेगी। घर लौटने के बाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ यही होने वाला था। जैसे मैंने आपको बताया, परिवार की जिम्मेदारियां आ चुकी थी, अब कुछ करना तो था। नक्सलवादी के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करी नहीं थी नक्सलवादियों के चक्कर में। तो मिथुन ने ये सोचा कि क्यों ना एक्टिंग में हाथ अपनाया जाए, क्यों ना एक्टिंग सीखी जाए। तो उसके लिए उन्होंने पुणे के FTII में एडमिशन ले लिया और वहाँ से एक्टिंग क्लासेस शुरू कर दी। उनका सोचना ये था कि एक्टिंग कर लूँगा तो परिवार के लिए उनका जीवन यापन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब ज़िंदगी सेट हो जाएगी। एक्टिंग कोर्स करने के बाद जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रूट है वो अपनाया गया और मिथुन चक्रवर्ती जो है मुंबई की तरफ रवाना हो गए। वहाँ स्टूडियोज़ के चक्कर काटे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, म्यूज़िक आर्टिस्ट, सब लोगों से मिले, हर किसी से काम मांगा, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी।
ऐसे कई मौके आए और ये मैं नहीं कह रहा हूँ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा नहीं बताया है, ऐसा कई लोग जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है कि ऐसे कई मौके आए जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती के पास खाने को पैसे नहीं होते थे और उन्हें भूखे पेट सड़क पे फुटपाथ पे सोना पड़ता था। इन्होंने कुछ टाइम पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले मतलब बाकी लोगों ने तो बात करी थी, इन्होंने उसका उस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था कि मैंने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब मुझे भूखे पेट फुटपाथ पे सोना पड़ता था। कई बार तो मैं ये सोचता था सोते हुए कि कल खाना मिलेगा कि नहीं, सोने की जगह मिलेगी कि नहीं, और लाइफ में कोई चेंज नहीं आता था। अगले दिन भी वही होता था कि भूखे पेट फुटपाथ पे सोना। और ये सिलसिला जो है कंटिन्यूसली चला, काफ़ी रेगुलर तरीके से चला। प्रॉब्लम ये भी थी कि मिथुन चक्रवर्ती जो एक बंगाली मूल के व्यक्ति हैं, इनका रंग काफ़ी ज़्यादा सांवला था। अभी तो मेकअप वेकअप में आपको उतना पता नहीं चलता, थोड़ा सा गोरा दिखा देते हैं, बट उस समय पे आप ऑन द वर्ज ऑफ डार्क स्किन कह सकते हो। अब एक्टिंग में मौका मिल नहीं रहा था, कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, पेट भी पालना था, तो किया क्या जाए। तो इसी दरमियान कई महीनों तक फिल्म स्टूडियो के धक्के खाते हुए, लोगों से विनती करते हुए और रिजेक्शंस का दामन साथ में हमेशा होते हुए हीरो का तो रोल इनको मिला नहीं। लेकिन उस ज़माने की एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिनका नाम था हेलन, आप लोगों को पता होगा। तो हेलन के असिस्टेंट के तौर पे इनको काम करने का मौका मिलता है और असिस्टेंट बनने के बाद इन्होंने अपने नाम को मिथुन से चेंज करके रेज रख दिया। अब वो रेज नाम क्यों रखा गया था इसकी कहानी मुझे नहीं पता है, इनकेस आपको पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। तो यहाँ से एटलीस्ट इन्हें मौका मिलता है स्टूडियोज़ के अंदर जाने का और बड़े सितारों के सामने खड़ा होने का, एटलीस्ट उनके साथ उस सेम एनवायरनमेंट को शेयर करने का। हेलेन का असिस्टेंट बनने के बाद मिथुन को उनकी फिल्मों के सेट के ऊपर आना जाना शुरू हो जाता है, वहाँ पे लोगों से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, पर एक्टिंग में काम अभी भी नहीं मिलने वाला था। अगर आपको लगता है कि हेलेन का असिस्टेंट बनने के बाद इनको एक्टिंग में काम मिलना शुरू हो गया था तो आप गलत सोचते हो। यहाँ पे लोग लेकिन ये जान चुके थे कि मिथुन ने FTII से एक्टिंग का कोर्स किया हुआ है और वो एक्टिंग करना जानते हैं। तो कुछ कुछ फिल्मों में इनको छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए थे और इसी दौरान जो है इन्हें दो अनजाने फिल्म भी जो है इसी दौरान मिली थी। और यही वो फेज़ है जहाँ पे ये बॉडी डबल का भी काम किया करते थे। कुछ कुछ एक्टर्स के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी उनके रिप्लेसमेंट बॉडी डबल स्टंट्स वगैरह के टाइम पे, तो ये उन किरदारों को भी निभाया करते थे। और ये वो छोटे छोटे रोल थे जिनकी वजह से इनको दो वक्त को खाने की रोटी मिल रही थी। कमिंग बैक टू द डार्क स्किन प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि सांवला रंग जो है हिंदुस्तान के अंदर उस समय एटलीस्ट बड़ा ऐसे धिक्कार भरी नज़रों से देखा जाता था कि ये काला इंसान यहाँ पे क्यों काम करने के लिए आया है। बट आज का फेमिनिज्म और आज का लाइफ ऐसा हो गया है कि अब होता है कि डार्क स्किन इज़ सेक्सी बेसिकली, जो कि आपको कुंभ के मेले में भी दिखाई दिया। अब मिथुन चक्रवर्ती ने नवंबर 2022 में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स जो शो आता था उसके अंदर उन्होंने अपने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया। और जब इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया तो उनकी आंखों में आंसू भी थे। उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैंने ज़िंदगी में जो झेला है वो कोई और भी झेले, और जिस तरीके की लानत मेरे पे भेजी गई बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ माई स्किन, जो मेरी स्किन का कलर था, मैं सांवला था, डार्क स्किन की तरफ मेरा कलर था, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया जाता था मैं नहीं चाहता और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी ऐसा ज़िंदगी में कभी भी ना झेलना पड़े। आप इमेजिन कर सकते हो एक सिनारियो जहाँ पे एक इंसान अपने करियर को बॉलीवुड में या किसी भी फील्ड में बनाना चाहता है, वहाँ पे लोग आपके कलर को लेके आपको ताने मारे, आपको मजाक का पात्र बनाए, आपको अपनी हंसी का, अपने उपहास का माध्यम बनाए। ये उपहास उड़ाने वाले लोग वही लोग हैं जो मेरे ख्याल में आज मिथुन चक्रवर्ती के चरण धोते होंगे और उनकी खूब तारीफ करते होंगे कि मिथुन दा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन, ऑफ बॉलीवुड, बेसिकली ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव आने वाला था, पर इस बदलाव के बाद का भी जो बदलाव है वो भी हैरत अंगेज करने वाला है और वो भी फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। और वो है मिथुन चक्रवर्ती का सबसे पहला ब्रेक। मृणाल सेन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मृग्या। मृग्या से मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होती है हिंदी फिल्मों के अंदर। पहली ही फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और फिर 1978 में फिल्म रक्षक और 1979 में एक फिल्म आई थी सुरक्षा, जिनसे इनको पहचान मिली थी, जहाँ से लोगों ने इनको पहचानना शुरू किया कि हाँ, मिथुन चक्रवर्ती नाम का भी कोई एक्टर है। नेशनल अवार्ड लेने के बाद भी लेकिन मिथुन की जो स्ट्रगल है, उनकी लाइफ का जो विडंबना थी उनकी ज़िंदगी की, वो ख़त्म नहीं हुई थी। 2025 में
बॉलीवुड डबल में इनके बेटे ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि जब पापा को पहली फ़िल्म मिली थी विच इज़ मृग्या, और जिसकी वजह से इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला, इस फ़िल्म को करने के बाद एक पत्रकार इनसे इनका इंटरव्यू करना चाहता था। अब चक्कर ये था कि मिथुन के पास कोई स्थायी निवास नहीं था। तो मिथुन को ढूँढ पाना कि मिथुन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कहाँ है, बड़ा मुश्किल काम था। फ़ोन-वोन का जुगाड़ कुछ ऐसा सच था नहीं, कोई नंबर था नहीं। तो बड़ी मुश्किल से वो पत्रकार ढूँढते-ढाँढते किसी तरीके से मिथुन के पास पहुँचता है और उनसे पूछता है कि आप वही हैं ना जिसने मृग्या में काम किया है? आप ही को नेशनल अवार्ड मिला है ना? आप ही वो एक्टर हैं? तो मिथुन ने कहा, हाँ, मैं वही एक्टर हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। उस पत्रकार ने जब मिथुन को ये कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मिथुन का जवाब क्या था पता है? ये नहीं था कि खुश होके कि हाँ, इंटरव्यू ले लो या कोई स्टार स्टडेडनेस, कुछ भी नहीं। मिथुन का जवाब था, इंटरव्यू दूँगा लेकिन उसकी एक शर्त है। पत्रकार ने पूछा, क्या शर्त है? उसको लगा क्या पता कामयाबी सर पे चढ़ गई हो, पैसा-वैसा माँग ले इंसान। मिथुन ने कहा कि इंटरव्यू दूँगा लेकिन आपको मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। इमेजिन करिए जीवन की ये सिचुएशन जहाँ पे एक इंसान बॉलीवुड में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेशनल अवार्ड दिया गया है, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जो ऋषि कपूर जैसे लोग पैसे देके खरीद लेते थे, जैसा कि बताया है उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर। बट नेशनल अवार्ड विनर, उसके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे और इंटरव्यू देने के लिए जो डिमांड थी वो थी कि मुझे खाना खिला देना। पत्रकार के द्वारा इनको खाना खिलाया जाता है और मिथुन के द्वारा इनको इंटरव्यू दिया जाता है। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका था, पर मिथुन की ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, मिथुन की जीवन की विडंबना ऐसी जाने कैसी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो मिथुन का जो डांस का जो स्टाइल है एंड ऑल, सबको ये लगता है कि मिथुन को ब्रेक डांस आता था, मिथुन एक बहुत बड़े डांसर थे एटलीस्ट उस ज़माने के स्टाइल में। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मिथुन के फिल्मी करियर के अंदर सबसे बड़ी सफलता मिली 1982 में। 1982 में जो फिल्म आई थी डिस्को डांसर, हिंदी सिनेमा कि ये वो फ़िल्म थी जो दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फ़िल्म बनी थी। राज कपूर की कोई फ़िल्म नहीं, पृथ्वीराज कपूर की कोई फ़िल्म नहीं, बल्कि 1982 में डिस्को डांसर जो निकली थी, हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली फ़िल्म थी जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इसमें ज़्यादा पैसा जो है वो कमाया गया था सोवियत यूनियन की तरफ और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इनकी अदाकारी को पसंद किया था, उज़्बेकिस्तान जैसे एरियाज़ जो हैं। और यही वो वजह है जहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, अगर आप सर्च करोगे रशियंस मिथुन चक्रवर्ती, उज़्बेकिस्तान मिथुन चक्रवर्ती, तो मिथुन के गाने, मिथुन के डांस, मिथुन का स्टाइल काफ़ी लोगों ने रियलिटी शोज़ पे परफॉर्म किए हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न 1982 डिस्को डांसर। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिथुन को डांस नहीं आता था और वो डांसर नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने इस फिल्म की ज़रूरत के हिसाब से जो डांस परफॉर्मेंस थी, वो आज तक आइकॉनिक मूव्स के तौर पे जाने जाते हैं और आज तक लोग सोशल मीडिया पे रील्स बना के लाखों करोड़ों कमाते हैं, पर कभी भी सच्चे दिल से इस कलाकार को श्रद्धांजलि नहीं देते कि दिस रील और दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट बॉलीवुड और दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांसर के बाद ऑब्वियसली मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी के अंदर काफ़ी बदलाव आता है और बड़ी-बड़ी फ़िल्में करना शुरू कर देते हैं। बैक टू बैक फ़िल्में, सुपरहिट फ़िल्में शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा, डिस्को डांसर मैंने आपको बता ही दिया, घर एक मंदिर, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, डांस डांस, वतन के रखवाले, प्रेम प्रतिज्ञा, दाता। ये सारी फ़िल्में हैं जो बैक टू बैक मिथुन की ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेके आ रही थी। कल तक फुटपाथ पे भूखा सोने वाला, भूखे पेट सोने वाला एक लड़का आज एक सुपरस्टार बन चुका था। मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में ही हेलेना ल्यूक से शादी करी थी, पर ये शादी सिर्फ 4 माह तक टिकी थी और 4 महीने के बाद ये शादी जो है टूट जाती है। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद मिथुन शादी करते हैं योगिता वाले से, जिनके थ्रू मेरे ख्याल में इनके 3 बच्चे हैं। मीमो इज़ वन ऑफ देम, जिसको आपने रिसेंटली खाकी द बंगाल चैप्टर एक वेब सीरीज़ आई है, उसके अंदर भी देखा होगा आपने। मिथुन के जो बेटे हैं मीमो, ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट डांसर, बट देन अगेन हर किसी को अपने बाप जैसा रुतबा जो है या उतना एक्सपोजर जो है नहीं मिलता। यही उनकी ज़िंदगी के साथ भी हुआ। मिथुन की फिल्मोग्राफी से अगर हम थोड़ा बाहर निकलें और उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करें, तो आप ये पाओगे कि ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी। बट मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन चीज़ जो इन्होंने करी है और जिसके बारे में ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इनकी एक बेटी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस बेटी को इन्होंने गोद लिया था कहाँ से पता है? एक एक
कचरे के डब्बे से निकाल के। कोई एक छोटी सी बच्ची को कचरे के ढेर में छोड़ के चला गया था और मिथुन चक्रवर्ती ने वहाँ से इसको उठाया और उन्होंने इसको नाम दिया दिशानी। दिशानी ने भी मेरे ख्याल में 1-2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में और 1-2 मूवीज़ में काम किया हुआ है, बट शी इज़ नॉट दैट इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड एंड फ्रैंकली स्पीकिंग राइटली सो, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा रेड लाइट एरिया है जहाँ पे हर किसी को बिकना पड़ता है। और वो गलत नहीं कहता मैं, जो लड़कियां या जो लड़के यहाँ पे बिक के अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इट्स देयर चॉइस, बट जो समझदार होते हैं दिशानी जैसे लोग, वो इन फिल्मों से दूर रहते हैं। मिथुन ने अच्छे काम भी किए हैं लेकिन कंट्रोवर्सी भी रही है। मिथुन चक्रवर्ती और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी, जिनके बारे में हमने रिसेंटली ही एक डिटेल वीडियो बनाया था, उनकी मौत से रिलेटेड जो सर्कमस्टांसेस रहे थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उस लिंक को भी देखिएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच में उनके बीच में कुछ था ऐसा, अफवाहें जो ऐसे अफेयर की चर्चाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने साथ में एक फिल्म करी थी, जाग उठा इंसान, और इसी फिल्म के बाद इनके बीच में लव अफेयर शुरू हुआ था। आपको ये बता दूं कि ये वो समय था जब मिथुन चक्रवर्ती ऑलरेडी शादीशुदा थे और श्रीदेवी का नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बोनी कपूर के साथ भी जोड़ा जाता था। इस रिश्ते को लेकर अभिनेत्री सुजाता मेहता ने एक इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने ये कहा था, एटलीस्ट दैट्स व्हाट शी सेड, कि खबर ये भी आई थी कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की शादी भी हो चुकी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग इसकी ना कोई कंफर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, ना मीडिया में ज़्यादा मुझे कुछ दिखाई दिया। आपको अगर कुछ कॉन्क्रीट पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब चक्कर ये है कि योगिता का क्या रिएक्शन था, इसकी 2 तरीके की स्टोरीज हैं। वो ये कि जब योगिता को इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी। मिथुन ऑब्वियसली अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बनानी शुरू कर दी। वहीं एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि योगिता ने ये कहा था कि अगर मिथुन श्रीदेवी से शादी भी कर लेते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए हमेशा समर्पित रहती, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर वो दूसरी बीवी को ले आते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये अगर ये सच है तो फ्रैंकली स्पीकिंग रिश्तों की परिभाषा बॉलीवुड में क्या है मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती को बोनी कपूर से थोड़ी दिक्कत थी, तो मिथुन चक्रवर्ती को सांत्वना देने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी तक बांधी हुई थी और उसको भाई तक कहा था, मिथुन को ये कहते हुए कि मेरे और उनके बीच में कुछ भी नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, बट अगर ये 1% भी सच है, अगर श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी और अगर बाद में इन्होंने शादी करी थी, तो जैसे मैंने कहा बॉलीवुड के अंदर रिश्तों की परिभाषा किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, उसका ये प्राइम एग्जांपल है। वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने श्रीदेवी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हैरत अंगेज इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अब मिथुन का नाम एक और इंसान के साथ जुड़ा और वो थी मंदाकिनी। मंदाकिनी के साथ इनकी फिल्में आनी शुरू होती है और मंदाकिनी के साथ इनके अफेयर्स के चर्चे शुरू होते हैं। अब मंदाकिनी के ऊपर नज़र थी दाऊद इब्राहिम की, तो दाऊद इब्राहिम कहाँ पीछे रहता। खबरें ये बताती है कि दाऊद इब्राहिम ने फिर मिथुन को फ़ोन करके धमकी देना शुरू किया। मिथुन की हेल्प किसने करी? मिथुन की हेल्प करी संजय दत्त ने। मिथुन इन धमकियों से डर के परेशान होकर संजय दत्त से बात करते हैं कि अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करो, मुझे इस पछड़े से बाहर निकलवाओ। तो संजय दत्त जो बॉलीवुड की एक नाजायज़ औलाद हैं और एक देशद्रोही हैं, एक आतंकवादी हैं, जिनको आराम से घूमने दिया जा रहा है, उसके बारे में भी बात करी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस स्टोरी को भी ज़रूर चेक करना। वो अपने कनेक्शंस यूज़ करता है अंडरवर्ल्ड में और इस पछड़े से मिथुन को बाहर निकालता है। पर ये भी कह देता है कि भाई मंदाकिनी तो अंडरवर्ल्ड का माल है, उससे दूर रहना। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे संजय दत्त के, ऐसा लोग कहते हैं। और संजय दत्त जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर इस तरीके की भाषा उस समय बोली गई हो। तो मिथुन मंदाकिनी से दूरी बना लेते हैं। धीरे धीरे ऑब्वियसली फिर 2000 का समय आता है जहाँ पे मिथुन जो है बॉलीवुड से थोड़ी दूरी बनाना शुरू करते हैं और बंगाली फिल्म्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। फिर समय थोड़ा और आगे बढ़ता है और मिथुन जो है राजनीति की तरफ और टीवी की तरफ थोड़ा ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। 2014 में ममता बनर्जी के साथ इन्होंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, टीएमसी की राजनीतिक पार्टी शुरू करी, लेकिन 26 दिसंबर 2021 में, मेरे ख्याल 2016 में नहीं, 2016 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर एक ब्रेक लिया पॉलिटिक्स से और मार्च 2021 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ से इनकी राजनीति की सेकेंड इनिंग शुरू होती है।
टीवी करियर की अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली यू सी हिम ऑन लॉट ऑफ रियलिटी शोज़, जहाँ पे ये डांस शोज़ में या दूसरे शोज़ में एज अ जज बन के जाते हैं और वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। मिथुन चक्रवर्ती को कुत्तों से भी बड़ा प्यार है, और ऐसा लोग कहते हैं कि जिन इंसानों को कुत्तों से प्यार होता है वो दिल के बड़े साफ़ होते हैं। अब कुत्तों से तो हमें भी प्यार है, पर मुझे नहीं पता मैं दिल का कितना साफ़ हूँ या मेरी ये सो कॉल्ड अच्छाई अच्छी है आज के युग के लिए या नहीं। बट अपेरेंटली 116 कुत्तों का ध्यान रखते हैं इनके घर में, इनके फार्म हाउसेस में, अलग अलग जगह पे 116 कुत्ते जो हैं इनकी ज़िंदगी का पार्ट बने हुए हैं। और कई ऐसे सोशल वर्क भी करते हैं ये जिनके बारे में ये ना ये बात करते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग जिनके बारे में मैं भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बीइंग ह्यूमन तो है नहीं कि सड़क पे लोगों को कुचल के उसके बाद बाप का प्रोपोगेंडा जो है, सलीम खान का जो प्रोपोगेंडा है, उसके माध्यम से बीइंग ह्यूमन शुरू करके लोगों के दिल में सिंपैथी कार्ड बना के अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करें। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो सलमान खान वाले इंसान जो हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो भी ज़रूर देखना। किस तरीके से उन्होंने राजस्थान के अंदर शिकार किया था और क्या क्या किन किन परिस्थितियों में सबूत गायब किए थे, सारा का सारा किस्सा वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा मिले। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं 77 में मिला बेस्ट एक्टर के लिए मृग्या, 93 में बेस्ट एक्टर ताहेदार कथा, 96 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्वामी विवेकानंद, 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अग्निपथ, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मेरे ख्याल में ऑफ ऑल टाइम। चली नहीं वो उस टाइम पर, वो अलग बात है, पर बाद में अग्निपथ का रीमेक बनाया गया जो कि बहुत ही वाहियात था। ये मिथुन की ज़िंदगी की कहानी है इन अ नटशेल, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला कि मिथुन को वो रिकग्निशन नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं, एंड आई होप कि कश्मीर फाइल्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, जो काफ़ी लोगों ने नहीं देखी होगी, कृपया करके ज़रूर देखें। बंगाल फाइल्स जो आने वाली है, दीज आर गोइंग टू बी द मूवीज़ जिसकी वजह से इनको याद रखा जाएगा, इतिहास में इनके नाम को बार बार दोहराया जाएगा। और जो लोग, जिन लोगों के जिस्म में इस समय, जिस्म नहीं सॉरी, जिन लोगों के स्थान विशेष में इस समय आग लगी हुई है कि ऐसी फिल्मों को निकाल के कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है, तो सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ही नहीं ले रखा है भाई, कि आप किसी दर्जी की दुकान पे घुस के सर तन से जुदा भी कर देंगे, वीडियो पे आके उसके बारे में कह भी देंगे, तब कम्युनल वायलेंस नहीं होंगे। लेकिन उदयपुर फाइल्स बन गई तो फिर कम्युनल वायलेंस हो जाएगा। तो ये एक ही चीज़ दिखाता है कि सहिष्णु कौन है और इनटॉलरेंट कौन है। आप मिथुन चक्रवर्ती के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को शेयर कर सकते हो, देखा है अगर लाइक और कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का लिंक है, मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हो। इफ़ नॉट, लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप करके वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को चैनल पे जोड़ने की कोशिश करें, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग समय काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है और हमारी स्ट्रगल का अंत होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। उस स्ट्रगल के अंत होने में आपका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंस रखता है। सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। आज समय देने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।